जय हिंद। स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और हरदम की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के, जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। अपनी पहली अपडेट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को लेकर के हाल ही में एक अपडेट आई है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया है कि भारतीय थल सेना की 101 सदस्यों की टीम इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल गेम रशिया में आयोजित किए जाते हैं और रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन गेम्स को 2015 से आयोजित कर रही है। इंडियन आर्मी दल की बात किया जाए तो ये रशिया में आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर एंड सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेगी। इंडियन आर्मी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा कि यहाँ भारतीय थल सेना अपने स्किल्स और जीत के लिए अपनी दृढ़ निश्चयता की भावना को वहां पर प्रदर्शित करेगी। आपको एक खास चीज़ पता होना चाहिए और वो ये है कि इस गेम में तकरीबन 280 टीम हिस्सा लेंगी, जो कि 42 अलग अलग देशों से आएंगी। और इन टीम्स का सिर्फ एक मकसद होगा, अपने कॉम्बैट स्किल और जीत के लिए जो अपने दृढ़ निश्चय की भावना है उसको प्रदर्शित करना। और रशिया इस गेम्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा, ये भी स्टेटमेंट में बताया गया। आपको एक और ख़ास चीज़ पता होना चाहिए, वो ये है कि इस गेम में यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, कनाडा और जो दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन है बहुत सारे, वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसमें भारत हिस्सा ले रहा है, इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से है। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सरकार के बीच में संघर्ष है वो बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि तालिबान ने वहां के 6 जिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि अफगान फोर्सेस तालिबान का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं और दिन रात उनसे युद्ध कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि अफगान सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। अफगान सरकार ने भारतीय वायुसेना से कहा है कि वो अफगानिस्तान में आएं और अफगान एयरफोर्स की मदद करें ताकि तालिबान को वहां से हटाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस समय भारत एक बड़ा रोल अदा कर सकता है और अफगान एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना की ज़रूरत है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वहां से हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीच में ये खबरें आई थी कि अभी अमेरिका की तरफ से कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और एक रिपोर्ट में अनऑफिशियली ये बताया गया था कि एक हफ्ते में तालिबान के 500 से ज़्यादा आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक में मारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया की बात माने तो वो खोखले दावे करते रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हैं। भारतीय फाइटर जेट्स को देखा गया है वहाँ पर, जबकि अफगान तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि ये यूएस एयर स्ट्राइक्स थी। और यूएस ने पहले भी कहा है कि वो भले ही अपनी सेना को वहाँ से हटा रहे हों, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अफगान आर्मी की मदद करते रहेंगे। और ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के अलावा कई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अफगान तालिबान को मिटाने के लिए हाथ मिलाने का फैसला तक करने के बारे में विचार कर लिया है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में अब देखना ये है कि भारत का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से भारत से मदद मांगी है। हमारी अगली अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया सर को लेकर के आई है। आर.के.एस. भदौरिया सर ने एक बड़े थिंक टैंक के साथ एक अपना इंटरव्यू किया है, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना की ताकत में एक ठीक ठाक इजाफा किया है और आगे भी भारतीय वायुसेना की ताकत में हम इजाफा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और लद्दाख में जो अभी क्लैश हुआ है, उसके बाद से भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि वो अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करे, और हमने उस क्षेत्र में काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया है अपने फाइटर जेट्स में, जिन्होंने हमारे फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति अब आती है तो भारतीय वायुसेना उससे निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एडवांस जैमर्स, नए बॉम्ब्स और नए मिसाइल्स को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया गया। वही राफेल जेट के आने के बाद हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इजरायली हथियारों और एवियोनिक्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की। उन्होंने बताया
कि ये ऐसे हथियार हैं जो कॉम्बैट प्रूवन हैं। बाकायदा इजराइल ने अभी जब गाज़ा पट्टी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने भी इस हथियारों को या इन उपकरणों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया था और इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में अभी कोई बात नहीं की कि ये चेंजेस कैसे हैं और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के जहाज़ों में कौन कौन से अपग्रेड प्रोग्राम किए जाएंगे, इसके बारे में तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया। लेकिन उनके भाषण से ये लगता है कि बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में एक नया युग आएगा जिसमें नए फाइटर जेट्स और कुछ नए प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो कुछ भी है समय के साथ क्लियर हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से है। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है, वहां पर अपना एक मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बना लिया है और इसे दुनिया के चुनिंदा हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स में गिना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे मौजूद हैं। और इसे भारतीय वायुसेना ने एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में बनाया है। ये जो ATC टावर है ये बेसिकली फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के काम में आता है, जो कि लद्दाख रीजन में उड़ान भरते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आगे हमको नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि इंडिया ऐसे और कई टावर्स का निर्माण वहाँ पर करेगा जो कि अलग अलग जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर कार्यरत होंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स और भी ऑप्शंस को देख रही है कि कैसे वो दूसरी एयरफील्ड्स का वहाँ पर निर्माण कर सकती है और अपने जो उपकरण हैं उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती है। यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि जो एयरफील्ड बनाई जाए उनकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत ज़्यादा ना हो। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें आकाश भी शामिल है, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया है। इसके अलावा इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी वहाँ पर रखा गया है, जो कि एरियल टारगेट्स को देखकर ध्वस्त करने के काम में आता है। वहीं भारतीय वायुसेना के MiG-29 राफेल जैसे फाइटर जेट निरंतर वहां पर शॉर्टी परफॉर्म करते हैं ताकि भारतीय जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बात करें दूसरी साइड चाइना की, तो चाइना ने ऑलरेडी अपने एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है और कहा जाता है कि चाइना ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात किया है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने चाक चौबंद करके रखा हुआ है और इसी के जवाब में भारतीय वायुसेना भी अपना जो काम है वो कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर के आ रही है। Su-57 फेलन, जो कि रशिया का एक फ्रंटलाइन फाइटर जेट है और ये दुनिया के कुछ चुनिंदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में से एक है। इसको लेकर के आज TSS ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहां पर उन्होंने ये बताया कि उनका अपग्रेडेड Su-57, जो कि Su-57 का एक नया वेरिएंट है, वो 2025 से प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये रशिया की मेगापोलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसमें इस एयरक्राफ्ट के अंदर एडवांस कॉकपिट और मोस्ट एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। बताया ये गया है कि इसमें कुछ कमियां थी पुराने Su-57 में, जिनको दूर करने की कोशिश यहां पर की गई है। हालांकि TSS ने अभी ये नहीं बताया कि ये एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा या ट्विन इंजन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमको पहले भी इस चीज़ के बारे में खबर लगी थी कि रशिया एक ट्विन सीटर वेरिएंट को बना रहा है ताकि उससे ड्रोन्स को भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस बारे में अभी तक TSS ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये बात तय है कि रशिया काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम कर रहा है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।